हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं फिर से आप लोग के सामने हिंदी की प्रैक्टिस सेट 2 लेकर के आई हूँ, जो सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक है हिंदी। तो ये जो है वो यूपी टेट का प्रैक्टिस सेट ही है, जिसको आज हम लोग सॉल्व करेंगे। आपको पता ही है कि जो हिंदी के क्वेश्चंस होते हैं वो अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। मीन्स बहुत सारे एग्ज़ाम्स होते हैं जिसमें हिंदी के प्रश्न ज़रूर पूछे जाते हैं, चाहे वो यूपी टेट हो, सी टेट हो, सुपर टेट हो, अदर स्टेट में भी हिंदी विषय से प्रश्न पूछे जाते हैं जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं। तो ये यूपी टेट का ही प्रैक्टिस सेट है, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे और अपने आने वाले प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करेंगे। तो चलिए इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। लिया है, नीचे दिए गए अपठित पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। यह एक कविता है जिसको हमें रीड करना है और इसके अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए इस कविता को हम लोग रीड करते हैं। आज करना है जिसे करते उसे है आज ही, सोचते कहते हैं जो कुछ कर दिखाते हैं वही, मानते जो भी है सुनते हैं सदा सबकी कही, जो मदद करते हैं अपनी इस जगत में आप ही, भूल कर वे दूसरों का मुंह कभी तकते नहीं, कौन ऐसा काम है वे कर जिसे सकते नहीं। यह जो कविता है वो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी द्वारा रचित कविता है। अब चलिए कविता के अनुसार प्रश्न जो पूछे गए हैं उसका हम लोग आंसर देने का प्रयास करते हैं। तो इसका पहला क्वेश्चन है, कविता में कवि ने किसकी प्रशंसा की है। कविता में कवि ने किसकी प्रशंसा की है। तो इसका आंसर होगा, कविता में कवि ने कर्मवीरों की प्रशंसा की है। 4 ऑप्शन है, कर्मवीरों की, शूरवीरों की, भाग्यवादियों की या कायरों की। तो राइट आंसर होगा कर्मवीरों की। सेकेंड क्वेश्चन है, क प्लस श मिलकर क्या बनेगा। क प्लस श मिलकर क्या बनेगा। ए कश, छ कश या कृष। तो इसका राइट आंसर होगा बी छ, क्षत्रिय वाला छ। नेक्स्ट है, प्रश्नवाचक वाक्य किसे कहते हैं। ए जिस प्रश्न का उत्तर दिया जाता है, बी जिस वाक्य में प्रश्न पूछा जाता है, सी जिस वाक्य में आश्चर्य होता है, या डी जिस वाक्य में संदेह होता है। तो ये सबको पता है कि प्रश्नवाचक वाक्य में प्रश्न पूछने का कार्य किया जाता है। तो इसका राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 कि निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनि नासिक्य है। ए प, बी झ, सी ट या डी न। तो आप बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा डी न, क्योंकि प्रत्येक व्यंजन वर्ग के जो पंचमा अक्षर होते हैं, 5वां अक्षर जो होता है उसको नासिक्य ध्वनि कहते हैं। ठीक है, तो ये जो न है, त थ द ध न, त वर्ग का 5वां अक्षर है न, इसलिए ये नासिक्य ध्वनि है। क्वेश्चन नंबर 5 है, अनुनासिक ध्वनि से बना शब्द है। इनमें से कौन सा अनुनासिक ध्वनि से बना हुआ शब्द है। ए पक्षी, बी गंगा, सी चंदन या डी चाँद। अनुनासिक ध्वनि से बना हुआ कौन सा शब्द है। तो इसका राइट आंसर होगा डी चाँद। चाँद पे
जो ऊपर ये जो बिंदु लग दिख रही है ये अनुनासिक है। ये जो गंगा पे अंग की मात्रा है ये इसको अनुस्वार बोलते हैं, और ये जो चंद्र बिंदु है इसको अनुनासिक बोलते हैं। इसलिए डी ऑप्शन राइट होगा, अनुनासिक ध्वनि चांद है। 6 क्वेश्चन है, स्थूल का विलोम शब्द क्या है? स्थूल का विलोम शब्द अपोजिट वर्ड, ए सूक्ष्म, बी विशाल, सी बड़ा, या डी भारी। तो सूक्ष्म जो है वो स्थूल का विलोम शब्द है, स्थूल सूक्ष्म। तो ए ऑप्शन जो है वो राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 क्वेश्चन नंबर 7 है, रीढ़ रहित का विलोम है। रीढ़ रहित का विलोम है, ए रीढ़ मुक्त, सी बी रीढ़ युक्त, सी अरीढ़, या डी इनमें से कोई नहीं। तो रीढ़ रहित का सही आंसर होगा बी रीढ़ युक्त। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है, खग का समानार्थी नहीं है। खग का समानार्थी, समानार्थी मीन्स पर्यायवाची शब्द जो एक जैसा अर्थ बताने वाला शब्द होता है। तो खग का समानार्थी शब्द कौन सा नहीं है? ए पक्षी, बी द्वेष, सी बिहग, या डी खल। तो इसमें देखिए ये जो खग मीन्स होता है पक्षी, तो पक्षी भी खग का समानार्थी शब्द है, द्वेष भी है, और बिहग मीन्स भी पक्षी कहा जाता है। तो ये तीनों जो है ना, ए बी और सी, ये खग का समानार्थी शब्द है, पर्यायवाची शब्द है। लेकिन जो डी है खल, तो खल जो है वो दुष्ट का समानार्थी शब्द है, इसलिए डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9, सरिता का समानार्थी शब्द है। सरिता का समानार्थी शब्द कौन सा है? ए तरंगिणी, बी पर्वत, सी जल, या डी वसुधा। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ए होगा, तरंगिणी। सरिता का समानार्थी शब्द आप कह सकते हैं पर्यायवाची शब्द जो है वो ए होगा, तरंगिणी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, युधिष्ठिर ने अभिमन्यु से कहा तुम अभी बालक हो। वाक्य में रेखांकित शब्द है। ये जो तुम के नीचे रेखा खींचा गया है, ये कौन सा शब्द है? ये पूछा जा रहा है, ये कौन सा शब्द है? ए संज्ञा, बी सर्वनाम, सी विशेषण, या डी अन्य। तो आपको पता है कि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहा जाता है। इसका एग्जाम्पल है मैं, हम, तुम, तुम्हें, तुम्हारा, उसका, उसे, उन्होंने। ये सारे शब्द सर्वनाम के शब्द होते हैं। तो जो तुम है वो सर्वनाम शब्द है, यानी कि ये जो बी ऑप्शन है ये राइट होगा, सर्वनाम। तुम शब्द जो है वो सर्वनाम के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, एक वन में खूंखार शेर रहता था। क्वेश्चन को कभी भी हमें ध्यान से पढ़ना चाहिए, उसको समझना चाहिए कि वो क्वेश्चन आखिर उस क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है। हम जल्दीबाजी में क्या करते हैं, उसको पूरी तरह से समझे बिना ही हम आंसर पे टिक करके चले आते हैं। बाद में पता चलता है कि इसका सेंस तो ये नहीं, ये होगा। तो इसलिए हमें क्वेश्चन को बहुत ही कॉन्सेंट्रेट होकर के पढ़ना चाहिए, तब जा कर के आंसर टिक करना चाहिए। एक वन में खूंखार शेर रहता था। इस वाक्य में विशेषण शब्द है, विशेषण शब्द की पहचान करनी है। जो विशेषण को पढ़े होंगे हिंदी व्याकरण में, उन्हें तो थोड़ा सा भी सोचने की जरूरत नहीं रहेगी, उन्हें आंसर अपने आप दिख रहा होगा। ए है एक, बी वन, सी शेर, या डी खूंखार। क्वेश्चन को हम लोग फिर से रीड करते हैं। एक वन में खूंखार शेर रहता था। तो शेर की विशेषता है कि वो खूंखार है, ठीक है। तो इसलिए जो डी है खूंखार, ये राइट होगा, क्योंकि यही जो है वो विशेषण शब्द है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, विशेषण मूलतः कितने प्रकार के होते हैं? विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? ए 4, बी
6, सी 5 या डी 3। विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? तो हम बता दें कि विशेषण मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। तो इसका ए ऑप्शन जो है, ऑप्शन ए राइट होगा 4। क्वेश्चन नंबर 13, पशु का बहुवचन है। पशु का बहुवचन है ए पशु, बी पशुओं, सी पशुओं और डी पशुएं। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सी पशुओं। यहाँ देखिए बी में भी पशुओं लिखा है और सी में भी पशुओं लिखा है, लेकिन अंतर क्या है? ये जो बी में पशुओं लिखा है इसमें स पे बड़ा उ की मात्रा है और यहाँ पे छोटा उ की मात्रा है सी में, इसलिए ये सी ऑप्शन जो है वो राइट होगा, क्योंकि पशुओं ये सही शब्द है। क्वेश्चन नंबर 14 है, बाधा कौन सा शब्द है? बाधा ए पुल्लिंग, बी स्त्रीलिंग, सी नपुंसकलिंग या डी इनमें से कोई नहीं। तो बाधा शब्द जो है वो स्त्रीलिंग है, इसलिए ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट है 15, क्वेश्चन नंबर 15, उत्कंठा में कौन सा प्रत्यय उचित रहेगा? उत्कंठा में कौन सा प्रत्यय उचित रहेगा? मैंने पिछले वाले वीडियो में बताया कि प्रत्यय जो शब्द होता है वो शब्द के अंत में लगता है प्रत्यय, और जो उपसर्ग होता है वो शब्द के स्टार्टिंग में, शब्द के पहले लगता है। तो प्रत्यय में उत्कंठा में कौन सा प्रत्यय उचित रहेगा? उत्कंठा शब्द में कौन सा प्रत्यय है? ए मान, बी वान, सी इत या डी दार। बताइए। तो उत्कंठा में इत प्रत्यय लगाने पर उत्कंठित शब्द बनेगा। उत्कंठा एक शब्द है, अगर उसमें हम इत लगा देंगे, इत प्रत्यय लगा देंगे तो हो जाएगा उत्कंठित, इसलिए उत्कंठित में इत प्रत्यय है, इसलिए सी ऑप्शन जो है वो राइट है। क्वेश्चन नंबर 16 है, संचय का तत्सम शब्द है। तद्भव और तत्सम शब्द आपने पढ़ा होगा हिंदी में। तो संचय का तत्सम शब्द क्या होगा? ए सच्चा, बी सच, सी संचय या डी संशय। राइट आंसर क्या होगा? तो संचय का तत्सम संचय होगा, संचय, ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से सही लोकोक्ति का चयन कीजिए। ए दांत गिनना, बी घोड़े बेचकर सोना, सी अधजल गगरी छलकत जाए या डी हाथ पैर फूलना। लोकोक्ति, आप मुहावरा और लोकोक्ति आपने पढ़ा होगा, तो इसमें से आपको बताना है कि कौन सा शब्द लोकोक्ति का है। तो इसमें जो सी ऑप्शन है, अधजल गगरी छलकत जाए, ये लोकोक्ति है, ठीक है, बाकी सब मुहावरा है। नेक्स्ट है 18, इधर की उधर लगाना, मुहावरे का अर्थ क्या है? इधर की उधर लगाना, मुहावरे का अर्थ बदनामी करना, इधर की वस्तु उधर करना, एक से दूसरे की शिकायत करना या डी सम्मान घटाना। बताइए। इधर की उधर लगाना, इसका सही आंसर सीधे दिख रहा है, एक से दूसरे की शिकायत करना, ठीक है। तो ऑप्शन सी जो होगा वो राइट आंसर होगा। इधर की उधर लगाना मुहावरे का सही अर्थ होगा एक से दूसरे की शिकायत करना। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, ग्रीष्मावकाश का संधि विच्छेद है। ए ग्रीष्मा प्लस अवकाश, बी ग्रीष्म प्लस वकाश, सी ग्री प्लस मावकाश या डी ग्रीष्म प्लस अवकाश। तो ग्रीष्मावकाश का संधि विच्छेद होगा ग्रीष्म प्लस अवकाश, ऑप्शन डी राइट होगा, ग्रीष्म प्लस अवकाश। यह दीर्घ स्वर संधि के अंतर्गत आता है, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 20 है, जीवन निर्वाह में कौन सा समास है? जीवन निर्वाह में कौन सा समास है? ए तत्पुरुष, बी कर्मधारय, सी द्वंद्व या डी द्विगु समास। मैंने समास टॉपिक पर भी वीडियो बनाया है, उसमें आप लोग जाकर के वहाँ पे आप लोग समास को अच्छे से समझ सकते हो। तो यहाँ बताइए जीवन निर्वाह में कौन सा समास है? तो जीवन निर्वाह में समास होगा तत्पुरुष समास, क्योंकि जब इसका समास विग्रह करेंगे ना तो होगा जीवन का निर्वाह, जीवन का निर्वाह। और आपको पता है कि तत्पुरुष समास के अंतर्गत 6 कारक जो आते हैं कर्म से लेकर के अधिकरण तक का, तो उसमें जो संबंध कारक है ना, संबंध कारक जिसका कारक चिन्ह होता है का की, तो वो संबंध कारक तत्पुरुष है। तो इसलिए ये जो जीवन निर्वाह है वो तत्पुरुष समास के अंतर्गत आता है, तो इसलिए ए ऑप्शन जो है वो राइट होगा। नेक्स्ट है 21 क्वेश्चन नंबर, मातृ शब्द का संबोधन में रूप बनेगा। मातृ शब्द का संबोधन में रूप बनेगा। ए हे मातः, बी हे मातरौ, सी हे मातरा या डी उपयुक्त सभी। तो ये जो 21 का जो क्वेश्चन है मातृ शब्द का संबोधन में रूप, तो आई थिंक ये तीनों सही है, इसलिए ये डी ऑप्शन जो है ना वो राइट होगा, उपयुक्त सभी। क्योंकि जब एक वचन में होता है तो उसके लिए हे माता संबोधन चिन्ह के साथ लगता है, हे माता होता है, और द्विवचन में हे मातरौ उसके साथ संबोधन ये चिन्ह लगता है, और जो बहुवचन में हम इसका प्रयोग करते हैं तो हे मात्रा हो जाता है। तो इसलिए मातृ शब्द का जो संबोधन रूप है ये तीनों ही रूप सही है, उपयुक्त सभी वाला जो ऑप्शन है वो राइट होगा, डी।